हेलो। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी कैबिनेट का जो एक्सपेंशन हुआ है और उसमें न्यू फेसेस को ऐड किया गया उसके बारे में। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और फिर से समझते हैं कि आखिर में ये कैबिनेट का एक्सपेंशन क्यों किया गया और जिन लोगों को लाया गया आखिर में उनका बैकग्राउंड क्या है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट किया और भारत की हर न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि नई मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है और नए लोग जुड़े हैं। लेकिन द मिंट और भी जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं वो उसने ये भी मेंशन किया कि कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले जो 12 केंद्रीय मंत्री थे वो अपना रिज़ाइन भी दे दिए रिज़ाइन या उनसे रिज़ाइन ले लिया गया, आप दोनों कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में जो 12 मंत्री इस्तीफ़ा दिए वो आखिर में क्यों दिए, उनके पीछे आखिर में क्या कारण था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन के बारे में, डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जब से ये कोविड का प्रकरण इंडिया में स्टार्ट हुआ तब से हेल्थ मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। और पिछले 1.5 साल में पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से है तो पूरी तरह से फेल रही है कोविड को संभालने में। तो इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई, प्राइम मिनिस्टर इनसे खुश नहीं हुए और इनसे इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया। ये बनता है भाई, आप वाजिब रीज़न बनता है कि आप गवर्नमेंट को संभाल नहीं पा आप मिनिस्ट्री को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। फिर से यूनियन लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार को हटाया गया। क्या पता ये सोच कर कि इतना ज़्यादा बेरोजगारी फैली है तो आपसे लोग खुश नहीं हैं, आप मिनिस्ट्री को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। फिर से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, तो ये निशंक जी हैं, वो ये जो कि वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये निशंक साहब हर 2-3 दिनों में एक नया नया मतलब अपना शगुफा छोड़ते रहते थे, मतलब ऐसे मतलब एकदम फर्जी बयान देते रहते थे मीडिया में आकर। और फिर से और एक शिक्षा मंत्री का ऐसे बयान देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और इनके समय में शिक्षा का भी काफ़ी चौपट हो गया है। 10वीं का कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया, 12th का कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो इसलिए भी इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की गई और इनको भी हटा दिया गया। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर सदानंद गौड़ा जी को हटाया। ये कर्नाटक के बहुत बड़े वहाँ के लीडर रहे हैं, वहाँ के 1 साल तक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं कर्नाटका के। और इनको क्यों हटाया गया इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। फिर से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ ह्यूमन जो रिसोर्सेज थे संजय सामरू धोत्रे, तो ये स्टेट मिनिस्टर थे, इनको हटा दिया गया। तो इन लोग का कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होता, इनको बस क्षेत्रीय ऐसे लोग को खुश करने के लिए इन लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो इनका हटना ना हटना कोई ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट देबाश्री चौधरी जी का पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ, तो इनका भी हटना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये रतनलाल कटारिया साहब के भी हटना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये स्टेट मिनिस्टर थे जल शक्ति के। और जल शक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं शेखावत साहब, वो अभी भी बने हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब तो अभी वो बने हुए हैं। फिर से प्रताप सारंगी साहब, इनको हटाया गया। तो एक बड़ी हैरानी होती है कि ये उड़ीसा के से आते हैं, पहली बार एमपी बने हैं बीजेपी के टिकट पर। और ये बहुत ही इनका मतलब कि सरल इनका पूरी तरीके से जीवन रहा है, ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं। इनको हटाया गया तो क्या पता कहीं आरएसएस इनसे कुछ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल काम करवाने वाली हो, तो इनको हटा दिया गया। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट बाबुल सुप्रियो, ये बीजेपी के एमपी हैं, आसनसोल से आते हैं। ये दूसरी बार एमपी बने हैं, 14 में भी मंत्री बने थे, 19 में भी मंत्री बने। लेकिन इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या थी कि ये सिर्फ आते थे तो मीडिया में अपना चेहरा चमका देते थे, लेकिन ये कोई एक मतलब काम नहीं कर पाते थे। और ये फिल्मी दुनिया से थे तो समझते थे ग्लैमर ही पूरी दुनिया है, तो इसलिए भी इनको हटा दिया गया। तो ये भी कोई बहुत बड़े रीज़न थे नहीं। और सबसे बड़े जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर जी को भी हटाया गया। फिर से आपके जो रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री, उनको भी हटाया गया, क्योंकि ट्विटर से बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। तो उनके अकाउंटेबिलिटी तय की गई कि आपके चलते पूरा भारत का पूरी दुनिया में नाम खराब हुआ है, तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लेकिन उसी के बाद 43 मंत्री जो हैं वो शपथ लेते हैं, जिसमें से 15 कैबिनेट के होते हैं और 28 मिनिस्टर ऑफ स्टेट के होते हैं। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन बहुत ज़्यादा फेमस चेहरे रहे हैं। तो इनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं, फिर से नारायण राणे रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं।
फिर से सर्बानंद सोनोवाल जो कि अभी असम के चीफ मिनिस्टर थे, इनके जगह पर इनके जो को पार्टनर थे हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनको बना दिया गया और इनको सेंटर में लाकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो आखिर में ये हुआ क्यों, चलिए एक डिटेल्ड हम बात करते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स किसे किसे बनाया गया, तो नारायण राणे को आखिर में कैबिनेट मिनिस्टर क्यों बनाया गया। तो देखिए सबसे पहले ये जो कि वहाँ पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की गवर्नमेंट फॉर्म की थी बीजेपी के साथ मिलकर 1998 में महाराष्ट्र में, तो उसके ये चीफ मिनिस्टर बने थे नारायण राणे। तो ये शिवसैनिक थे, बाला साहेब ठाकरे के बहुत करीबी थे, लेकिन ये बाद में इनका खटपट हो गया शिवसेना से और ये बाद में कांग्रेस में चले गए। कांग्रेसी अब ये पिछले 2 साल से ये बीजेपी में, बीजेपी ने इनको अपना राज्यसभा एमपी बना दिया है। तो ये शिवसेना के जो बेस है उसको तोड़ने में ये कामयाब रहे हैं, जिससे बीजेपी को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़त बनाने में मौका मिला है। महाराष्ट्र में तो इनको गिफ्ट दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। सर्बानंद सोनोवाल ये चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने कोई ख़राब काम भी नहीं किया था जिससे कि लोग उनको गवर्नमेंट से हटा देते, नहीं, बल्कि इनके गवर्नमेंट पर लोगों ने पूरा ठप्पा दिया, लेकिन फिर भी इनको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया गया। और हेमंत बिश्व शर्मा जो कि एग्रेसिव लीडर है उनको बना दिया गया। तो भाई इनको भी खुश करने के लिए, इनके लोगों को भी खुश करने के लिए इनको एक सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया गया, पोर्ट्स एंड शिपिंग। फिर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उतने फेमस हैं नहीं, तो खैर मैं इनके बारे में नहीं जानता हूँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बहुत चर्चा में रहे हैं पिछले 2 साल से। देखिए 2 साल पहले ये राहुल गांधी जहाँ बैठते हैं संसद में, उसी के बगल में ये बैठते थे। राहुल गांधी के कॉलेज के दोस्त रहे हैं, स्कूल के दोस्त रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये महाराजा हैं ग्वालियर के। तो इनका फैमिली बहुत ज़्यादा, इनका बैकग्राउंड। लेकिन जो ये सिंधिया साहब है ये इनको राज्यसभा एमपी नहीं बनाया जाता है और फिर से कांग्रेस के एक बहुत बड़े सीनियर लीडर्स को बना दिया जाता है और इनको नहीं बनाया जाता है मध्य प्रदेश से। तो ये कमलनाथ सरकार को गिरा देते हैं और अपने 25 जो कांग्रेस के विधायक होते हैं उनको इस्तीफा दिलवा देते हैं और वापस शिवराज सिंह चौहान की सरकार को बना देते हैं। 1 साल से ऐसा बना था तो उनके समर्थकों का भी इंतजार था कि भाई इतना बड़ा काम हो गया, 25 विधायक एक बार में इस्तीफा दे दिया, फिर बीजेपी से टिकट लेकर जीत भी गया, लेकिन अभी तक महाराजा को कुछ गिफ्ट नहीं दिया गया, बड़ा गिफ्ट। तो इनको बड़ा गिफ्ट दिया गया एज ए कैबिनेट मंत्री। फिर से रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जदयू कोटे से ये मंत्री बने हैं, ये आईएएस भी रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि बीजेपी के हैं, गुजरात से एमपी हैं, और उनको रेलवे मिनिस्टर बनाएंगे क्योंकि पीयूष गोयल थे, वो पीयूष गोयल लगता था कि ऑलराउंडर हैं। एक समय कॉमर्स मिनिस्ट्री भी के स्पोक्समैन के रूप में बोलते थे, कभी वित्त मंत्रालय के, कभी रेल मंत्रालय के। तो भाई बोल दिया गया कि आप अपना काम करिए, अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर संभालेंगे। फिर पशुपति कुमार पारस जी, रामविलास पासवान जी के मरने के बाद चिराग पासवान जी को लगता था कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन उनकी कुर्सी को हड़प लिए उनके चाचा जी, और चाचा जी भतीजा को ही हटा दिए, बोल दिए कि अब तुम जाओ। और जो रामविलास पासवान जी को जो हमेशा मंत्रालय मिलता था वही मंत्रालय ये संभाल रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग, कंज्यूमर अफेयर्स एकदम वो भी संभाल देते, ये भी संभाल रहे हैं। तो भाई बोल दिया कि आपके भाई जी संभाल देते, अब आप संभालिए। किरण रिजिजू साहब को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री दे दिया गया, ये पहले रविशंकर प्रसाद के पास था। धर्मेंद्र प्रधान की एकदम प्रोग्रेस हुआ है इनका, इनको पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दिया गया था, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फॉर स्टेट थे ये, अब इनको कैबिनेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्री इनको बना दिया गया है। फिर से राजकुमार सिंह, आरके सिंह, इनको पावर एंड मिनिस्ट्री रिन्यूएबल मिनिस्टर बना दिया गया एज ए कैबिनेट। ये पहले भी पावर मिनिस्ट्री थे फॉर स्टेट। हरदीप सिंह पुरी ये बहुत बड़े आईएफएस रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस में भारत को का रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। इनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बना दिया गया। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मनसुख वांडिया को केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, भूपेंद्र यादव ये बहुत बड़े रणनीतिज्ञ हैं, भाजपा को बहुत से राज्यों में चुनाव जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहे हैं, तो इनको भी श्रम मंत्री बनाया गया है। लेबर मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात से आते हैं। फिर से जी किशन रेड्डी ये तेलंगाना से आते हैं, पहली बार वहाँ पर सांसद भी बने हैं सिकंदराबाद सीट से, जो हैदराबाद के जस्ट बगल में ही है। तो इनको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया है क्योंकि वहाँ के 16 में से जो 4 सीट है, बीजेपी 2019 में 4 सीट जीत गई थी, 16 लोकसभा में से 4 लोकसभा सीट जीत गई थी। तो तेलंगाना के लोग को भी भरोसा में दिया गया है कि देखिए आपका भी रिप्रेजेंटेशन हमारे कैबिनेट में है, तो वो जी किशन रेड्डी को दिया गया है। अनुराग ठाकुर ये बड़ा नाम है। तो अनुराग ठाकुर जो थे वो पहले बीसीसीआई के
सचिव थे, बाद में वहाँ बीसीसीआई के अध्यक्ष बने और उसके बाद से 4 बार वो लगातार एमपी भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश से, और इस बार उनको कैबिनेट में जगह दे दी गई। हालांकि इससे पहले भी वो 2019 में जो मंत्रिमंडल फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फॉर स्टेट थे, यानी निर्मला सीतारमण जी के ये जूनियर थे। इनके बारे में मैं बता दूं कि इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनके पिताजी प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके भाई जो हैं बीसीसीआई के अभी ट्रेजरर हैं, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष सचिव रह चुके हैं। तो इनका पूरा फैमिली पॉलिटिक्स में है और ये परिवारवाद हैं। ये बीजेपी के एमपी हैं। अगर बीजेपी कहती है कि मैं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ तो भाई अनुराग ठाकुर कौन है, प्लीज़ मुझे बता दो। तो अब हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी के बारे में। इनके बारे में मैं नहीं जानता। अनुप्रिया सिंह पटेल भी एक बहुत बड़ी परिवारवादी पार्टी की शिकार है। देखिए, अपना दल की ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद एमपी हैं मिर्ज़ापुर से, दूसरी बार ये सांसद बनी हैं और दूसरी बार 2014 में भी ये मंत्री बनी थी, 2019 में जीत कर रही नई मंत्री बनी, अब मंत्री बनी है। तो इनके मैं बता दूं, इनके पिताजी भी वहाँ के विधायक रहे हैं यूपी के, इनकी माताजी भी विधायक रही हैं, इनके पति यूपी में एमएलसी हैं। भाई इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है यूपी सरकार में और ये खुद मंत्री बनी है। तो ये भी बहुत बड़ी परिवारवादी हैं। तो बीजेपी बताया कि भाई अगर आप परिवारवाद के विरोधी हैं तो इनको क्यों बनाया है। सतपाल सिंह बघेल, फिर राजीव चंद्रशेखर, इनके बारे में मैं बता दूं ये कर्नाटका से आते हैं, राज्यसभा एमपी हैं। और जो रिपब्लिक टीवी है वो अर्नब गोस्वामी राजीव चंद्रशेखर के साथ ही मिलकर फॉर्म किए थे और रिपब्लिक टीवी के ये भी शेयर होल्डर हैं। फिर शोभा करंदलाजे, ये कर्नाटक की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, बीजेपी नेता हैं। तो ये उनको इसलिए लाया गया है क्योंकि येदियुरप्पा सरकार है वहाँ पर, बी एस येदियुरप्पा जी का। तो ऐसा कहा जाता है कि येदियुरप्पा जी वहाँ पर पूरी डिक्टेट कर रहे हैं और उनके बेटा वहाँ पर इनडायरेक्टली पूरी कर्नाटका की गवर्नमेंट को चला रहा है। तो बाप बेटे की सरकार है। बीजेपी की इंटरनल जो कि ऑर्गेनाइजेशंस है, आरएसएस है, उनमें दबाव आ रहा था कि येदियुरप्पा जी को हटाया जाए। तो उनके हटाने से उनके जो विरोधी हैं येदियुरप्पा जी के, उनको खुश करने के लिए शोभा करंदलाजे जी को मंत्री बनाया गया है। फिर से भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शन कुमार जोश, मीनाक्षी लेखी दिल्ली से एमपी हैं, बीजेपी की बहुत बड़ी जुझारू एमपी हैं। फिर से अन्नपूर्णा देवी, ये पहले आरजेडी में थी, आरजेडी की झारखंड की यूनिट की अध्यक्ष थी, बाद में इनको कोडरमा से सांसद बीजेपी बना देती है। और फिर से मंत्री फिर ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, वहाँ के जो उत्तराखंड है उसके ये चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, लेकिन ये नहीं बन पाए। तो उनको भाई खुश करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। बीएल वर्मा। फिर से अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये क्यों किया गया। मतलब कि आप रविशंकर प्रसाद को हटा देते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हर्षवर्धन को हटाते हैं, लेकिन जो टॉप 4 मिनिस्टर्स हैं जैसे कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी, फिर से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी, फिर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, फिर से डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी। तो आप इन पर क्यों नहीं किए, इन पर कुछ एक्शंस क्यों नहीं किए, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है। तो देखिए, मैं बता दूं कि भारत सरकार में एक तो प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, लेकिन 4 हैवीवेट मंत्रालय होता है। वो होता है होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड देन फॉरेन मिनिस्ट्री, एंड देन डिफेंस मिनिस्ट्री। तो अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो आप होम मिनिस्ट्री की छोड़ दीजिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो भाई हज़ारों करोड़ों लोगों की नौकरी गई है, लोग गरीब हुए हैं, देश में पैसा कमी है, बहुत भयंकर फाइनेंस मिनिस्ट्री, एकदम खस्ता हाल है। आम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं था कि वो कर से बहुत सारे लोग भूखे पेट मर गए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी तबाही है। तो सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण जी को हटाना चाहिए था। अगर आप अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पर रविशंकर जी को हटाए हैं तो इनको सबसे पहले हटाना चाहिए था, लेकिन आपने इनको टच भी नहीं किया। फिर से जयशंकर जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया इस बीच में। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह जी, इन पर भी कुछ एक्शन होनी चाहिए थे, क्योंकि इन्हीं के समय में चाइना ने पहली बार हम पर हमला किया लद्दाख रीजन में। तो इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी कि आखिर में ये हमला क्यों हुआ। उसके बाद इंडिया ने एक्शन क्या किया, इंडिया का डिफेंसिव अप्रोच था या एग्रेसिव अप्रोच था, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी। ये मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।